गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचारी अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने सांख्यिकी में कोरिलेशन से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या धनात्मक सहसंबंध होता है, ऋणात्मक सहसंबंध किसको कहते हैं, वक्रीय सहसंबंध क्या होता है, रेखीय सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध का परिमाण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सहसंबंध का मान जीरो से +1 और -1 के मध्य होता है, इसके बारे में विस्तार से स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सहसंबंध ज्ञात करने की जो पहली रीति है वो कहलाती है बिंदु रेखीय रीति। देखिए, इसमें सहसंबंध निकालने के लिए 5 प्रकार के सहसंबंध का मैं ड्राइंग बना रहा हूं। बिंदु रेखीय में क्या होता है, बिंदुओं के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि सहसंबंध का मान क्या है। अगर मान लीजिए जो एक्स और वाई सीरीज है, ये एक्स सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 और वाई सीरीज भी है 2, 4, 6, 8, 10। तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दोनों एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी दोनों का मान एक ही जगह आएगा, जो कि दाएं नीचे से बाएं ऊपर की ओर होगा। तो यहां आर का मान आएगा +1। ये इस प्रकार की श्रेणी हो तो आर का मान +1 होगा। इसी प्रकार से अगर ये 10, 8, 6, 4, 2 इस प्रकार से हो, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी हो 10, 8, 6, 4, 2, ये भी हो 10, 8, 6, 4, 2, तो यहां ये बाएं ऊपर से दाहिने नीचे की ओर ये होगा। तो ऐसी स्थिति में आर का मान होगा -1। इसी प्रकार से अगर बिंदु दोनों पॉजिटिव हो एक्स और वाई श्रेणी के, पर अलग अलग हो, ये दोनों श्रेणियों के बिंदु जितने पास होंगे सहसंबंध का मान उतना ही अधिक होगा, और जितने ये दूरी पर होंगे सहसंबंध का मान उतना ही कम होगा। तो यहां r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी यहां सहसंबंध का मान 0 और 1 के मध्य है। पहले से मैंने आपको बता दिया कि जो बिंदु रेखीय जो रीति है जिसमें डॉट लगाकर देखते हैं, तो डॉट जितने पास पास होंगे सहसंबंध का मान उतना ही ज्यादा होगा, और डॉट जितने दूर दूर होंगे सहसंबंध का मान उतना ही कम होगा। दूसरी चीज, अगर ये धनात्मक ढाल है तो पॉजिटिव होगा, और ऋणात्मक ढाल है तो सहसंबंध का मान नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से ये डॉट है, फर्स्ट श्रेणी के डॉट और सेकंड श्रेणी के डॉट इस प्रकार से है। तो r इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, यानी r का मान 0 और -1 के मध्य है। अगर हम देखें कि दोनों श्रेणियों में जो डॉट है इसमें कोई समानता नजर नहीं आवे, हमें पता ही नहीं चले कौन सा एक्स श्रेणी का डॉट है कौन सा वाई श्रेणी का डॉट है, तो हम इसमें बोलेंगे सहसंबंध का अभाव, अर्थात इन दोनों श्रेणियों में कोई भी सहसंबंध नहीं है। इस प्रकार बिंदु रेखीय रीति से सहसंबंध का मान निकाल सकते हैं। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस विधि से केवल हम यह पता कर सकते हैं कि सहसंबंध धनात्मक है या सहसंबंध ऋणात्मक है। सहसंबंध का मान दशमलव के 2 स्थान या 4 स्थान तक अगर आप निकालने की इच्छा रखते हैं तो इस विधि से सहसंबंध निकालना संभव नहीं है। इस विधि से केवल एक दिशा पता लग सकती है कि सहसंबंध दोनों श्रेणियों में सहसंबंध धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। आप उसका मेजरमेंट करना चाहें तो वह इस रीति से संभव नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से इस रीति को सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कम ही काम में लिया जाता है। सहसंबंध ज्ञात करने की दूसरी रीति है रेखीय रीति, बिंदु रेखीय रीति इसको बोलते हैं, बिंदु रेखीय रीति सेकंड मेथड है। इसमें क्या करते हैं, रेखाओं के माध्यम से आपस में सहसंबंध का पता करते हैं। जैसे देखिए, एक श्रेणी है एक्स श्रेणी, यहां एक्स श्रेणी बड़ी, हमने क्या करना है, एक्स को हमने माना इस प्रकार, इस लाइन से हमने माना एक्स और इस लाइन से माना हमने वाई। एक्स बढ़ी और इसके साथ वाई भी बढ़ती है, फिर एक्स गिरती है इसके साथ वाई भी गिरती है, तेज कम हो सकती है। फिर एक्स श्रेणी बढ़ती है, वाई श्रेणी इसके साथ बढ़ती है। फिर एक्स श्रेणी और बढ़ती है तो वाई श्रेणी और तेज
और बढ़ती है इसके साथ, एक्स श्रेणी गिरती है, वाई श्रेणी भी इसके साथ गिरती है। एक्स श्रेणी बढ़ने के साथ वाई श्रेणी भी बढ़ती है। दोनों के देखिए, एक्स के बढ़ने के साथ वाई भी बढ़ रही है, एक्स के गिरने के साथ वाई भी गिर रही है, पर इनके गिरने और बढ़ने की दर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में दोनों में आर का मान बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 1 से, यानी आर का मान 0 से 1 के मध्य है। आप इसको यूं समझ सकते हैं, एक्स और वाई ये 10 से 20 होती है, ये बढ़ी तो वाई 8 से 11 हुई, यानी ये 10 बढ़ी, ये कम बढ़ी। ये 20 से 30 हुई, ये 15 ही हुई। ये 30 से 20 हो जाती है, गिरी, तो ये भी गिरी पर कम गिरी। ये और गिरकर 10 हो जाती है, ये भी गिरी पर ये 3, यानी बढ़ने पर, इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ती है, इसके घटने पर ये भी घटती है, पर दोनों के घटने और बढ़ने की स्पीड में अंतर होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य धनात्मक संबंध है, पर ये संबंध कितना है, 0.24 है, 0.82 है, 0.99 है। इस प्रकार एक्यूरेट माप इस विधि से निकालना संभव नहीं है। यह बिंदु रेखीय विधि हमको एक दिशा प्रदान करती है कि दोनों श्रेणियों के मध्य सहसंबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर देखिए, इसमें ऋणात्मक भी सहसंबंध दोनों के मध्य हो सकता है। किस प्रकार से देखिए, अगर एक्स श्रेणी के बढ़ने के साथ वाई घटे, हम ये ले रहे हैं ये एक्स और यही वाई, तो देखिए एक्स श्रेणी बढ़ती है और वाई श्रेणी गिरती है। एक्स श्रेणी गिरी तो वाई श्रेणी बढ़ी, एक्स श्रेणी अभी बढ़ती है तो उसी समय वाई श्रेणी गिरती है, एक्स श्रेणी गिरती है उसी समय वाई श्रेणी बढ़ती है। तो अगर इस प्रकार से हो कि एक्स बढ़ी, एक्स श्रेणी है 10 से 20 हुई, वाई आपका 15 से 10 हो गया। ये घटी 10 हुई तो ये बढ़कर 18 हो गया, ये बढ़कर 30 हुई, ये बढ़ी तो इस समय इसके बढ़ने के साथ ये श्रेणी गिरती है। तो अगर दोनों श्रेणियों में इस प्रकार से रिलेशन हो तो हम ये कहेंगे कि R इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, यानी R का मान 0 और -1 के मध्य है। इस प्रकार से बिंदु रेखीय रीति भी सहसंबंध के बारे में हमको यह जानकारी देती है कि सहसंबंध किस दिशा में है, सहसंबंध धनात्मक है अथवा सहसंबंध ऋणात्मक है। ये हमको एक संदेश देती है, पर सहसंबंध का वास्तविक मान क्या होगा यह बिंदु रेखीय रीति बताने में असमर्थ है। इसलिए सामान्यतः बिंदु रेखीय रीति का प्रयोग भी हम सहसंबंध का जो आकलन करने हैं उसमें बहुत ही कम स्थिति में करते हैं। सामान्य रूप से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो थर्ड मेथड हमारा, वो है संबंध ज्ञात करने की तीसरी रीति है कार्ल पियर्सन की रीति। इस रीति को सहसंबंध ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ रीति कहा जाता है। इसे प्रोडक्ट मोमेंट कॉरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विधि समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित होती है। दूसरी, इस विधि में कौन सा कॉरिलेशन धनात्मक है, कौन सा कॉरिलेशन ऋणात्मक है, यह भी पता चल जाता है, और दशमलव के 4 या 6 स्थानों तक भी आप कॉरिलेशन निकाल सकते हैं। इस कारण से कॉरिलेशन निकालने के लिए सबसे अधिक इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का एक और एडवांटेज ये है कि यह विधि सभी मूल्यों पर आधारित होती है, हर एक मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। इस कारण इससे जो कॉरिलेशन का मान है वो एकदम सटीक और सही निकलता है। तो प्रोडक्ट, इसको कार्ल पियर्सन की रीति इस प्रकार से निकालते हैं, कार्ल पियर्सन मेथड। ये इसके ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष रीति से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो कल्पित माध्य रीति से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम समांतर माध्य और प्रमाप विचलन में जैसे हमने किया, कल्पित माध्य रीति। अगर आपको प्रत्यक्ष रीति से निकालना है तो R बराबर सिग्मा dx dy अपॉन n गुना स्टैंडर्ड x गुना स्टैंडर्ड y, ये सूत्र आप यूज कर सकते हैं, या आप यूं कर सकते हैं R बराबर सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x गुना सिग्मा d स्क्वायर y। एक ही बात है, क्योंकि यहां पे हमने इन दोनों का मान रखा, n से n कटा तो यही मान आएगा। या आप ये भी यूज कर सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई।
किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के लिए सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन से निकालेंगे। अगर हमने कल्पित माध्य लिया है, यानी हमने एक्स और वाई दोनों श्रेणियों में कल्पना कर लिया कि हमारा समांतर माध्य यह है, तो ऐसी स्थिति में हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई अपॉन एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और अंडर रूट एन गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। इससे हमारा आर का मान आ जाएगा। ये सामान्य रूप से जो कोरिलेशन का मान है, या परीक्षा में जो कोरिलेशन का सवाल आता है, वो अधिकांश जो सवाल आएगा वो व्यक्तिगत श्रेणी का ही आएगा, क्योंकि खंडित और सतत श्रेणी में हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो निकल जाता है, पर उसका बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो सामान्य उसमें समय ज्यादा लगता है और परीक्षा में समय सीमा होती है, इसलिए सामान्यतः वह सवाल कम ही दिया जाता है। फिर भी अगर आ जाए कभी, तो आर बराबर एन गुणा सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डॉट सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन गुणा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा होगा एन गुणा सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। कार्ल पियर्सन के सूत्र में एक और ये विशेषता है कि इसके माध्यम से प्रमाप त्रुटि के निकालकर ये पता किया जा सकता है कि जो हमने सहसंबंध का मान निकाला वो सार्थक है या नहीं। अगर r का मान ज्यादा आता है प्रमाप त्रुटि के 6 गुना से, यानी प्रोबेबल एरर के 6 गुना से r का मान ज्यादा आता है, तो हम ये मानेंगे कि हमने जो कार्ल पियर्सन का जो निकाला है मान वो हमारा सही है और निकाला गया मान हमारे लिए सार्थक है। प्रमाप त्रुटि क्या होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला मेथड आता है स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि। यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि, ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जो थे स्पीयरमैन, उन्होंने इस विधि का प्रचलन किया। सामान्य रूप से कार्ल पियर्सन की विधि की एक सीमा है। कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक उन्हीं समंकों का निकाला जा सकता है जिनको संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है, पर कुछ चीजें ऐसी है जैसे किसी की आईक्यू इंटेलिजेंस क्वालिटी है, किसी बुद्धिमत्ता है, किसी की सुंदरता है, किसी की टॉकिंग आर्ट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम संख्या नहीं दे सकते। एक व्यक्ति ने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है उसको हम संख्या नहीं दे सकते। एक व्यक्ति कितना सुंदर है उसको हम अंक नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे हम इंटेलिजेंसी को, सुंदरता को, टॉकिंग स्मार्टनेस को, ड्रेसिंग सेंस को, बिहेवियर को, नेचर को, स्पिरिचुअलिटी उसकी कितनी है, इन चीजों को हम माप सकें। तो ऐसी चीजें जिनका की संख्यात्मक माप नहीं हो सकता, यानी हम कह सकते हैं गुणात्मक डाटा है, मात्रात्मक डाटा नहीं है, और गुणात्मक डाटा है। तो इस प्रकार के गुणात्मक डाटा में कोरिलेशन निकालने के लिए स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि को सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें कोटि देकर, रैंक देकर भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इस विधि से कोरिलेशन निकालने के लिए सूत्र लगाया जाता है 1 - 6 सिग्मा पी इसका कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, और डी क्या है, रैंक 1 - रैंक 2, यानी दोनों के रैंक में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर लगाते हैं। अगर कोई रैंक रिपीट होती है तो इस फॉर्मूले का हम संशोधित रूप यूज करते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे 1/12 टी रेज टू पावर 3 - टी प्लस 1/12 टी रेज टू पावर टी 3 - टी। ये जितनी बार रैंक रिपीट होगी उतना ही हम इसको यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1। इस विधि से, रैंक विधि के माध्यम से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कई सवाल सूत्रों में इस प्रकार से सिग्मा डी कैपिटल भी यूज किया गया है, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अंतर केवल इतना है कि डिफरेंस का मतलब रैंक 1 और रैंक 2। मान लीजिए मेरे पास
मान लीजिए पेंटिंग है, चार पेंटिंग, 5 पेंटिंग अगर दे रखी है, अब इसमें ए व्यक्ति है, इसको फर्स्ट देता है, इसको देता है 5th नंबर, इसको देता है 1 नंबर, इसको देता है 3, इसको देता है 2, इसको देता है 4, और बी व्यक्ति है वो इसको 1 नंबर देता है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। तो ये रैंक 1 हो गई, ये रैंक 2 हो गई। तो डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से एक घटाएंगे, +1 -2 +1 -3 +3। तो इस प्रकार से रैंक का हमेशा 0 आएगा। यानी जो हमने पेंटिंग दी है उसमें 2 व्यक्ति कौन कौन सी रैंक देते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th। दूसरा व्यक्ति किसको फर्स्ट मानता है, किसको सेकंड मानता है, किसको थर्ड मानता है। इन दोनों की जो प्रेफरेंस है, उन दोनों की जो रैंक है, इन दोनों की रैंक के आधार पर दोनों व्यक्तियों में जो दोनों व्यक्ति है उनमें कॉरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि उन समंकों के लिए उपयुक्त है जो गुणात्मक समंक है, जिनका मात्रात्मक मापन किया जाना संभव नहीं है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस विधि को अच्छे से समझेंगे। एक और विधि इसमें आती है संगामी विचलन रीति, जो कि हमारी 5th नंबर पर है, संगामी विचलन रीति। अगर हमें केवल यही पता करना हो कि सहसंबंध धनात्मक है या सहसंबंध ऋणात्मक है, सहसंबंध का मान क्या है, इसमें हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, तो ये केवल बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम के चिन्हों को लेकर ही इस विधि से सहसंबंध का मान निकाल सकते हैं। इसको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड RC लिखा जाता है। RC बराबर ±√2C - n डिवाइडेड बाय n, ये इसका फॉर्मूला है। अंदर भी प्लस माइनस यूज किया जाएगा, यानी अगर ये प्लस रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, ये अंदर माइनस रहेगा तो माइनस के आगे माइनस यूज करके प्लस हो जाएगा। अंडर रूट निकालने में हमेशा प्लस रहेगा। और n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल N में से 1 घटाते हैं, यानी जितने हमारे पास टोटल नंबर है उसमें से 1 कम करेंगे तो n आएगा। और C आता है टोटल प्लस चिन्ह है। ये जब हम एक सवाल कराएंगे, हम कॉन्करेंट डेविएशन से रिलेटेड 2 सवाल का एक वीडियो डालेंगे, तो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि संगामी विचलन रीति क्या है। सामान्य रूप से आपको यहाँ ये समझना आवश्यक है कि संगामी विचलन रीति भी कॉरिलेशन निकालने की रीति है, पर अगर हम सिंसियर नहीं है कि कॉरिलेशन का मान कितना है, केवल हमको यही पता करना है कि सहसंबंध धनात्मक है या सहसंबंध ऋणात्मक है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक और सहसंबंध ज्ञात करने की रीति होती है, उसको बोलते हैं न्यूनतम वर्ग विधि या लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्ड। सामान्य रूप से इस विधि को कम काम में लिया जाता है। जो कॉरिलेशन निकाला जाता है उसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाली विधि कार्ल पियर्सन की है, पर इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड में सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर a प्लस बी एक्स, और ये निकालते हैं सिग्मा x बराबर n गुणा सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस b सिग्मा x, और सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। ये समीकरण 2 बनाए जाते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करके सरल रेखा का उपनति मूल्य निकाला जाता है, और उसके माध्यम से 2 सरल रेखाओं में कितना कोरिलेशन है इसकी गणना न्यूनतम वर्ग रीति से की जाती है। तो इस प्रकार से ये कुल 6 मेथड है जिनके माध्यम से हम सहसंबंध का मान निकाल सकते हैं। इनमें से 2 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। हम कार्ल पियर्सन की विधि क्या होती है, स्पीयरमैन की विधि क्या होती है, संगामी विचलन रीति क्या होती है, इसको अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्रत्येक के 1-2, जैसे कार्ल पियर्सन के हम 3 वीडियो के आसपास बनाएंगे, संगामी विचलन रीति का 2 वीडियो बनाएंगे, और इसी प्रकार से स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि के भी 1-2 वीडियो हम बनाकर आपको अच्छे से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कॉरिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं जहां तक समझता हूं आपको एक बार ये समझ में आया होगा कि कॉरिलेशन ज्ञात करने की कौन कौन सी रीतियां हैं। थैंक यू।